हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। फ्रेंड्स, 17वीं बीपीएससी करंट अफेयर के प्रहार बैच में आपका स्वागत है। इस प्रहार बैच में हम प्रतियोगिता दर्पण की जो मासिक करंट अफेयर की बुक आती है उसको फ्रेंड्स कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है बीपीएससी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, और सारे कोचिंग वाले यहीं से कट पेस्ट करके अपना करंट अफेयर मटेरियल रेडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास है तो उसको पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं आपको जनवरी से लेके, देखिए मैंने यहाँ लिखा है प्रतियोगिता दर्पण सीरीज जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक कंप्लीट करवाऊंगी। अक्टूबर 2024 इसलिए कि नवंबर में आपका एग्ज़ाम है। अगर नवंबर में आपका एग्ज़ाम होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगी। लेकिन फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस सीरीज़ में मैंने जनवरी का नेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है, साइंस टेक और कुछ पुस्तक के नाम को कवर किया है। जो स्पोर्ट्स, नियुक्ति, पुरस्कार बच गए वो मैं सेकंड सीरीज़ में कवर करूँगी, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है ना वो राम मंदिर के निर्माण से है। राम मंदिर निर्माण से रिलेटेड है। यह नागर शैली में निर्मित है, ठीक है। नागर शैली को हम बाद में देखेंगे कि नागर शैली होता क्या है। अब फैक्ट को देखते हैं। जो भी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उसको मैंने ग्रीन हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया है। तो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुआ था फ्रेंड। इस दिन पूरे इंडिया में दीपोत्सव मनाया गया था। दिवाली की तरह धूमधाम से सबने राम का स्वागत किया था, ठीक है। अब है मंदिर की आधारशिला कब रखी गई थी। तो ये 5 अगस्त 2024 को भूमि पूजन हुआ था और आधारशिला रखी गई थी। मंदिर के वास्तुकार थे चंद्रकांत सोमपुरा, जो गुजरात से हैं, ठीक है। मूर्ति वास्तुकार हैं जिन्होंने रामलला की मूर्ति बनाई है, वो है अरुण योगीराज मैसूर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का इस पर निर्णय आया था 9 नवंबर 2019। तो ये 3 फ्रेंड्स डेट है, एक तो आधारशिला, एक है प्राण प्रतिष्ठा और एक है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। इसके साथ मतलब इस मंदिर का जिस कंपनी ने निर्माण किया है वो है लार्सन एंड टुब्रो, ठीक है। लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने इस मंदिर का निर्माण कार्य लिया है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में जो क्या डिसीजन था उसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख लिया है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ भूमि अनदर पैलेस में दी गई है, ठीक है। और 2.77 विवादित भूमि पर राम मंदिर निर्माण किया गया है। ये हो गया राम मंदिर निर्माण से रिलेटेड फैक्ट, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नागर शैली को। नागर शैली है क्या फ्रेंड्स? नागर शैली जो मंदिर स्थापत्य कला की ना 3 शैलियाँ भारत में विद्यमान हैं। पहला है, ये प्राचीन शैलियाँ हैं, नागर शैली, बेसर और द्रविड़। जो नागर शैली है वो हमारा हिमालय से विंध्य तक प्रचलित है। उसके बाद द्रविड़ शैली है वो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक प्रचलित है, ठीक है। वहाँ के मंदिरों को आप देखिएगा तो द्रविड़ शैली में निर्मित है। अब इसके बीच में आ जाता है विंध्य से कृष्णा के बीच में बेसर शैली, ठीक है। अब बेसर शैली पे नागर और द्रविड़ दोनों शैली का प्रभाव होता है। अब चूंकि नागर शैली न्यूज़ में है तो नागर शैली के बारे में मैंने यहाँ लिखा है कि उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर स्थापत्य कला है। सबसे पहले ये जरूर याद रखिएगा और ये वर्ड याद रखिएगा कि पंचयातन शैली क्या है। तो ये नागर शैली, नागर मंदिर स्थापत्य से रिलेटेड ये है, ठीक है, स्थापत्य कला है। इसमें क्या होता है कि एक मुख्य देवता होते हैं बीच में और कॉर्नर में 4 सहायक देवता होते हैं। इसको पंचयातन यानी 5 देवताओं का मंदिर, ठीक है। अब इस मंदिर निर्माण में पहले गर्भगृह होता है, ठीक है। गर्भगृह में ही भगवान की मूर्ति विराजमान होती है। फिर उसके ऊपर शिखर बनता है, उसके ऊपर आमलक बनता है और आमलक के ऊपर फिर शिखर होता है, ठीक है, और उस पर ध्वज होता है, ठीक है। इसके आगे मंडप बना होता है। मंडप इसलिए बना होता है ताकि यहाँ पे भक्तजन खड़े होकर पूजा, प्रार्थना, कीर्तन, भजन कर सके, ठीक है। इतनी भीड़ आपको एक साथ गर्भगृह में नहीं जा सकती है, इसलिए मंडप बनाया गया है। और ये पूरी मंदिर चबूतरे पे बनी होती है और काफ़ी ओपन होती है, कंजस्टेड नहीं होती है। नागर शैली की विशेषता यही है। और आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया में ऐसा स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि नॉर्थ इंडिया में हिमालय से विंध्य तक आपको पॉपुलेशन ज़्यादा है और ये शायद पहले भी रहा होगा, तभी यहाँ पे इस टाइप की मंदिर, मतलब मंडप काफ़ी बड़े बड़े, चबूतरा बड़ा, काफ़ी स्पेसियस मंदिर होता है, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग खड़े होकर मंदिर में दर्शन, पूजा, प्रार्थना कर सके। अगला हम देखते हैं, अगला टॉपिक
75वां गणतंत्र दिवस, ठीक है, 75वां गणतंत्र दिवस यानी 2024 में 75th गणतंत्र दिवस मनाया गया है। तो उसकी पूर्व संध्या पर जो राष्ट्रपति का संबोधन होता है ना, उसकी मुख्य बात को मैंने यहाँ नोट डाउन किया है। और इसलिए नोट डाउन किया है ना कि फ्रेंड जो भी उन्होंने बातें संबोधित की हैं वो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में अगर कोई MCQs आता है, कहीं आप देखते हैं ना इस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको कवर कर लीजिए। पहला में उन्होंने कुछ जन नायक को स्मरण किया, जैसे भीमराव अम्बेडकर थे, कर्पूरी ठाकुर थे। कर्पूरी ठाकुर के बारे में मैं तो जब बिहार स्पेशल कराऊंगी उसमें मैं आपको इनके बारे में कंप्लीट डिटेल में, क्योंकि इन्हें भारत रत्न भी मिला है इस बार, तो आपको कवर करा दूंगी, ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम है फ्रेंड्स, ये 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है। और बिल में देखा जाए तो ये 128 नंबर का बिल है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन CAB है अमेंडमेंट बिल। अब बिल में 128 है और अधिनियम में 106 क्यों है? क्योंकि बिल में देखिए जब भी संसद में कोई बिल पेश होता है ना, तो बहुत से बिल पास होते हैं, बहुत से निरस्त हो जाते हैं। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि जितने बिल पेश हों वो पारित हो ही जाए। तो इसलिए एक्ट में अगर देखा जाए तो 106 एक्ट, मतलब 106वां एक्ट है जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ है। और ये नए संसद भवन का पहला एक्ट अधिनियम पारित हुआ है, ठीक है। लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण मिलेगा इलेक्शन में, ठीक है। चंद्रयान आदित्य L1 एक्सपोसेट के बारे में भी उन्होंने बात की, खेल क्षेत्र में जो हमने उपलब्धि हासिल की है उसके बारे में बात की, अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में बात की, AI के महत्व के बारे में, रक्षा विकास, न्यायपालिका में विश्वास। अब ये 75th जो गणतंत्र दिवस है ना, उसका थीम क्या था? उसका थीम था विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। हो सकता है कि ये दोनों को अलग अलग पूछ दे कि विकसित भारत, फिर B में पूछ दे भारत लोकतंत्र की मातृका, तो आप ऑप्शन को ध्यान से देख के एग्जाम में बनाइएगा। अब चीफ गेस्ट इसमें कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति। अब जो 26 जनवरी पे परेड होता है कर्तव्य पथ पे, ठीक है, और जो झांकियाँ निकलती है उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रथम पुरस्कार संस्कृति मंत्रालय के झांकी को मिला है। और संस्कृति मंत्रालय के झांकी का थीम क्या था? लोकतंत्र की जननी विषय पर आधारित था। और राज्यों में प्रथम पुरस्कार मिला था उड़ीसा को, ये इसका थीम था वीमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। ये दोनों आप याद रखिएगा, राज्य में आपको उड़ीसा था। अब है तीसरा हम टॉपिक देखते हैं उल्फा, ठीक है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ठीक है। ये मैंने फुल फॉर्म क्यों बताया? क्योंकि बिहार SI में, ठीक है, नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का फुल फॉर्म पूछा हुआ था और एक और किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ था। तो ये चूँकि न्यूज़ में है तो आपसे पूछ सकता है। और ये एक सक्रिय उग्रवादी संगठन था असम में, ठीक है, लेकिन इसने केंद्र सरकार के साथ शांति वार्ता किया है। कब? 29 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। हमारे गृह मंत्री इस वार्ता में शामिल थे। और इस उग्रवादी संगठन के जो नेता रहे हैं वो अनूप चेतिया, ठीक है, और अरविंद राज खोवा थे, ठीक है। ये जो उग्रवादी संगठन उल्फा था ये 1979 से सक्रिय था, इसके बारे में मैंने बता दिया। अब है अगला हम देखते हैं 28 जनवरी 2024 को CM द्वारा शपथ। कहाँ के CM द्वारा? तो बिहार के, क्योंकि बिहार की राजनीतिक पार्टियां मैंने हेडलाइन दिया है। इन्होंने 9वीं बार CM पद के लिए शपथ लिया। पहले ये महागठबंधन की तरफ से सरकार बनाया था, अब इन्होंने NDA से गठबंधन करके सरकार बनाया है 9th टाइम 28 जैन को, ठीक है। अब बिहार की कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जिसका मैंने इस्टेब्लिश कब हुआ था वो लिखा है। संस्थापक और चुनाव चिन्ह आप सर्च करके लिख लेंगे, इसलिए लिख लेंगे कि फ्रेंड्स CDPO के एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। अब जदयू है जनता दल यूनाइटेड, तो ये 2003 में बना है। RJD है तो ये 1997 में बना है। लोजपा चिराग पासवान की पार्टी या रामविलास पासवान की पार्टी, तो ये 2000 में बनी है। हम हैं जो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा है, ये 2015 में, यहाँ मैं लिखना मिस कर गई हूँ, 2015 में। BJP भारतीय जनता पार्टी 1980 में। तो इनके संस्थापक और चुनाव चिन्ह, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अगला हम देखते हैं देश का सबसे लंबा सी ब्रिज यानी समुद्र के ऊपर ब्रिज का उद्घाटन 12 जनवरी को किसने किया?
पीएम ने किया, हमारे पीएम प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने किया। इसका क्या नाम है? इसका नाम है अटल ब्रिज। ये 6 लेन वाला है और 21.8 किलोमीटर है। ठीक है, ये जो जितने भी मैंने ग्रीन से हाईलाइट किए हैं इसको ज़रूर रट लीजिएगा। और इस पे लागत कितना आया है? 17,843 करोड़। ठीक है, और ये जो लागत है ना, इसका 80% जापान द्वारा वहन किया गया, 20% केंद्र सरकार द्वारा। और ये कहाँ से कहाँ के बीच में ये सी बना है, माने किन दो जगह को जोड़ता है? तो दक्षिण मुंबई के सेवरी से नवी मुंबई के चिरले तक। अगला हम देखते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार। इसका थीम था 2023 का वेस्ट टू वेल्थ और 24 का थीम था रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। जारी करता रहा है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। अब इसमें मैंने यहाँ पे रैंकिंग बनाया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर में इंदौर लगातार 7वीं बार फर्स्ट पे रहा और इसके साथ सूरत को भी दिया गया है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इंदौर, सूरत और नवी मुंबई, ये 3 रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ राज्य में महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़ रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ छावनी में महू रहा है, एमपी में है महू, छावनी बोर्ड है। और गंगा टाउन में सर्वश्रेष्ठ मतलब स्वच्छ गंगा टाउन है, फर्स्ट वाराणसी और सेकंड प्रयागराज। 1 लाख से बिलो पॉपुलेशन में स्वच्छ जो जिले हैं वो है सासवट, पाटन और लोनावला। ठीक है, अब हम देख लेते हैं गंदे शहर और गंदे राज्य को, जो सर्वाधिक गंदे हैं। तो कोलकाता सबसे सर्वाधिक दूषित शहर है, गंदा शहर है, फिर आसनसोल और फिर हावड़ा, यानी पश्चिम बंगाल के ही तीनों शहर है, कोलकाता, आसनसोल और हावड़ा। राज्य में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, फ्रेंड्स सोचने वाली बात है, नॉर्थ ईस्ट को हम स्वर्ग बोलते हैं। सेकंड में मिजोरम गंदगी दर्ज की गई है और थर्ड में राजस्थान। तो ये आपका रहा ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार। अब साइंस टेक हम देख लेते हैं। ठीक है, ये जनवरी का है साइंस टेक। तो इसमें है आदित्य L1। ठीक है, अब जो आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया गया है ना, ये सौर मिशन है और इसके साथ 7 पेलोड है, पहले याद रखिएगा। फिर कब प्रक्षेपण हुआ? 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से। ठीक है, सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से इसको भेजा गया है। और ये कब अपने हॉलो ऑर्बिट में पहुंचा है? तो 6 जनवरी 2024 को आदित्य सौर मिशन अपने हॉलो ऑर्बिट में स्थापित हुआ है। अब ये हॉलो ऑर्बिट क्या है ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, हॉलो ऑर्बिट में स्थित लैग्रेंज 1 बिंदु पर स्थापित हुआ है। अब ये भी आपको याद करने वाला है कि हॉलो ऑर्बिट में लैग्रेंज 1 बिंदु क्या है। तो इस लैग्रेंज 1 बिंदु की खोज जोसेफ लुई लैग्रेंज ने की थी, इसलिए इन्हीं के नाम पर ये लैग्रेंज बिंदु L1, L2, L3, L4 और L5 यानी 5 लैग्रेंज पॉइंट उन्होंने खोज किया था। ये क्या होता है लैग्रेंज बिंदु? तो ये है, इसको मैं बता देती हूँ। गुरुत्वाकर्षण में ये ऐसा बिंदु है, L1 बिंदु सूर्य एवं पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण में संतुलन रहता है। इस बिंदु पर रहते हुए आदित्य सूर्य से ओझल नहीं होगा, जिससे सूर्य पर हो रही गतिविधियों की लगातार जानकारी इससे प्राप्त होगी। तो ये है कि ये ऐसा पॉइंट है ना L1, L2, ठीक है, लैग्रेंज बिंदु, जहाँ पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण का संतुलन रहता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, ये मैंने लैग्रेंज बिंदु का एक पिक्चर बनाया है। ये आपका अर्थ हो गया, ये L1 यहीं पे स्थापित है, ग्रेविटी संतुलन है यहाँ पे। ये सन हो गया, ये L4, L5, L2 और L3। ये लंबर वाला, बैकबोन वाला लंबर नहीं है। ठीक है, लॉन्च व्हीकल है आपका PSLV C57। इस लॉन्च व्हीकल से इसको प्रक्षेपित किया गया था। अर्थ से सन की दूरी कितनी है? 15 CR यानी 15 करोड़ किलोमीटर। और ये जो स्थापित हुआ है आदित्य L1, मतलब L1 तो बिंदु ही है, पॉइंट ही है, इसका हॉलो ऑर्बिट में यही, तो ये 15 लाख किलोमीटर पे स्थापित है। ठीक है, इंडिया 5th कंट्री है सौर मिशन में, यानी इस टाइप के सौर मिशन में इंडिया 5वां देश है। इससे पहले अमेरिका, EU, यूरोपीय यूनियन, चीन और जापान, यानी एशिया के ऑलरेडी 2 देश इसमें शामिल हैं। ऐसे ही पूछ देता है कि क्या भारत पहला एशियाई देश है? तो नहीं, चीन और जापान ऑलरेडी इसमें शामिल हैं सौर मिशन में।
अब ये फ्रेंड VBI है, एक्सपोसैट, इसका हमारे राष्ट्रपति ने भी जिक्र किया था। एक्सपोसैट एक्सरे उपग्रह है, ठीक है। अमेरिका पहला ऐसा देश है जिसने एक्सपोसैट एक्सरे उपग्रह का प्रक्षेपण किया। सेकेंड हमारा देश भारत बना है पूरे वर्ल्ड में। इसरो द्वारा 1 जनवरी को ही इसका सफल परीक्षण किया गया था। भारत का पहला पोलरीमीटर मिशन है, ठीक है, ध्रुवीयगामी मिशन है। यह पल्सर, ब्लैक होल, आकाश गंगा का अध्ययन करेगा, ठीक है। अब एक्सपोसैट के बारे में कुछ और थोड़ा फैक्ट्स देख लेते हैं। इसका जीवन काल 5 साल का है। श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित 650 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। PSLV C-58 द्वारा प्रक्षेपित। प्रक्षेपण यान जरूर याद रखना है, चाहे आदित्य L1 हो या एक्सपोसैट हो। अब हम अगला एक देख लेते हैं, GSAT-20 या N2। अब GSAT-20 या N2 क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये SpaceX, एलन मस्क की जो कंपनी है SpaceX, उसके द्वारा इसको, ये संचार उपग्रह है, ठीक है, और इसका वजन 4700 किलोग्राम है। स्पेस एक्स द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया है और स्पेस एक्स का जो फॉल्कन 9 रॉकेट है उसके जरिए प्रक्षेपित किया गया है GSAT-20 या N2 को। और स्पेस एक्स ने किसके साथ एग्रीमेंट किया था इसके लिए? तो इसके लिए एग्रीमेंट किया था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL के साथ, ठीक है। अब NSIL क्या है? तो ये इसरो की वाणिज्यिक कंपनी है फ्रेंड्स। ये BPSC में ऑलरेडी पूछ चुका है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, NSIL। और इसकी स्थापना हुई थी 6 मार्च 2019 को। क्यों हुआ था? इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना है। अब आपको पता है कि अंतरिक्ष में भी निजी क्षेत्र को, निजी मतलब निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना की है 2019 में। अब देख लेते हैं लॉन्च व्हीकल का फ्रेंड्स कैटेगरी है PSLV, GSLV, ये हमारे पास है, लेकिन NSLV नहीं है। इसको डेवलप किया जा रहा है और इसको नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल किया, मतलब इसको बोला जाता है। और इसकी क्षमता 10,000 kg है, ठीक है, मतलब यानी 10,000 kg के उपग्रह को भी ये लेके जा सकता है। अब आप अभी तक हमारे पास इतना नहीं है, हम 5,000 तक क्षमता का ही अंतरिक्ष ये क्या उपग्रह वगैरह प्रक्षेपित कर सकते हैं। अबाउट इसरो, ये इसरो की स्थापना हुई थी, इसरो के बारे में देखते हैं। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। हेड क्वार्टर है बेंगलुरु। अभी प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं S सोमनाथन। तो ये 3 था जनवरी में आपको साइंस टेक से रिलेटेड न्यूज़, ठीक है। अगला हम देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़। इंटरनेशनल न्यूज़ में है आपको पहला है कि शेख हसीना मतलब जनवरी में ही 5th टाइम बांग्लादेश की PM बनी थी। अभी तो पता है कि वो हट चुकी हैं, लेकिन अवामी लीग से थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। और 2009 से थी और 5वीं बार वो वहाँ की PM बनी थी, ठीक है, तो ये याद रखना है। और बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से मिलती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो ये है वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। मिज़ो मैंने लिखा है। अभी प्रेजेंट टाइम में वहाँ कार्यवाहक प्रधानमंत्री MD यूनुस बने हैं, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं। अगला टॉपिक है लाई चिंगते। लाई चिंगते ताइवान में नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। इनकी पार्टी है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और उपराष्ट्रपति हैं वहाँ के बी खिम लुई सियाओ। याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, पूछ भी सकता है, बहुत उटपटांग राष्ट्रपति का नाम पूछता है जो भी नए नियुक्त हुए हैं 1 साल के भीतर। अब ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। तो ब्रिक्स में 10 सदस्य शामिल हुए हैं। अब ब्रिक्स 10 सदस्यीय समूह हो गया है और इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। 5 जो न्यू मेंबर थे, पहले से 5 था, ठीक है, ब्रिक्स के नाम से आपको पता है BRICS। B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका सबसे लेट 2010 में शामिल हुआ। पहले ब्रिक था, फिर साउथ अफ्रीका शामिल हुआ तो ब्रिक्स हो गया। जो 5 नए मेंबर शामिल हुए हैं वो है मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE, ठीक है, 2024 में ऐड हुए हैं। अर्जेंटीना भी शामिल होने वाला था लेकिन उसने मना कर दिया। वहाँ के राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली।
ठीक है। अब जो ब्रिक्स है ना उसके बारे में हम देख लेते हैं। 30% भूभाग कवर करता है और 45% जनसंख्या को कवर करता है। इसकी फर्स्ट मीटिंग 2009 में रूस में हुई थी। 24 में इसकी अध्यक्षता रूस के पास है, ठीक है। 2024 में इसकी अध्यक्षता किसके पास है? रूस के पास है। 23 का आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 23 की अध्यक्षता किसके पास है। और 2024 में रूस के पास अध्यक्षता है। तो ये सम्मेलन अक्टूबर 2024 में, ठीक है, कजान प्रांत में प्रस्तावित है, ठीक है, कजान में। तो अक्टूबर में फिर ये एक बार रिपीट होगा। अब है 4th में डेनमार्क के प्रिंस फेडरिक राजा बने हैं। डेनमार्क में ये नए राजा बने हैं। कौन? प्रिंस फेडरिक बने हैं। और उनकी रानी कौन है? क्वीन मैरी, ये है। और किसकी जगह पे? मार्गरेट द्वितीय के त्यागपत्र के बाद इन्होंने स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दिया। तो प्रिंस फेडरिक डेनमार्क के। राजधानी कोपेनहेगन, ठीक है। और पीएम है मैटे फेडरिक्सन पीएम है। प्रिंस फेडरिक्सन याद रखिएगा, डेनमार्क पीएम हो या वहाँ के राजा हो, फेडरिक और फेडरिक्सन। ये संवैधानिक राजतंत्र है। सरकार प्रमुख पीएम है लेकिन राज्य प्रमुख सम्राट है। ये मैंने छोटा सा मैप बना लिया है कि मैं याद रखूं कि इसका मैप क्या है। नॉर्थ सी है, नॉर्वे है, स्वीडन है, बाल्टिक सी है और यही है आपको डेनमार्क। नीचे जर्मनी है। ये मैप है, ये वाला मैप मैंने बनाया है। चलिए अगला हम देखते हैं। जापान द्वारा चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग। भारत के बाद अब जापान द्वारा चंद्रमा पर 5th कंट्री बना है। मून मिशन है। इसका नाम है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, ठीक है। ये है इस जो लैंडर है ना, जो मिशन है, उसका नाम स्लिम है। क्यों स्लिम है? इसका फुल फॉर्म भी वैसे ही है क्योंकि स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, ठीक है। ये है पिन पॉइंट लैंडिंग है। सियोली क्रेटर कहाँ है? चंद्रमा पर। ये था सियोली क्रेटर। पूछ सकता है कि कहाँ स्थित है, देश का नाम दे देगा या किसी ग्रह का नाम। मंगल दे देगा, आप मंगल मार के चले आइएगा। रोवर इसमें कौन सा है? अच्छे इतना नहीं पूछेगा, मैंने डाल दिया है बस। फिर है बिफल मून मिशन। ये VVI है, ये पूछा गया है, मैंने 1-2 स्टेट पीसेस में देखा है। और ये जो मैंने ग्रीन सा अमेरिका का पेरेग्रीन किया है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर 52 ईयर्स के बाद आफ्टर 52 ईयर यानी अमेरिका ने 1972 में अपोलो 11 से मून मिशन किया था। यानी मून पे गया था, लेकिन उसके बाद वो नहीं जा रहा था। उसने मून मिशन को छोड़ के मंगल मिशन या और सारे स्पेस में वो ध्यान दे रहा था। लेकिन 52 ईयर बाद पेरेग्रीन लैंडर को भेजा था, लेकिन वो नाकामयाब रह गया, ठीक है। फिर है रूस का लूना 25 भी विफल हो गया। जापान का हाकातू R भी आपको विफल हो गया। और आर्टिमिस अमेरिका मून मिशन ये भी आपको विफल हो गया। तो ये 4-5 जो मून मिशन है विफल हो गए हैं, ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ चंद्रयान 3 के बारे में मैंने लिख दिया है। प्रक्षेपण 14 जुलाई 2023 रॉकेट था जिसे प्रक्षेपण किया गया था, LVM-3, ठीक है। लैंडिंग हुआ था, जब छोड़ा गया था तो 14 जुलाई को 2023 को। 23 में ही अगस्त में 23 अगस्त 2023, देख रहे हैं डेट कैसे मैच कर रहा है। तो उस दिन वो चंद्रमा के साउथ पोल पे जाके लैंड हुआ था। लैंडर का नाम है विक्रम, ठीक है। और जहाँ लैंड किया है ये, उसका नाम शिव शक्ति रखा गया है। रोवर जो है 6 पहिए वाला रोबोट है जो चंद्रमा पर विचरण करेगा और वहाँ की पिक्चर को भेजेगा। हो गया। अब गणतंत्र दिवस 2024 जो था ना, उसके बारे में जैसे जैसे दिया था बुक में वैसे वैसे मैंने कवर किया है। 75वां था, ठीक है। मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रो थे। जयपुर हवाई अड्डे पर ये उतरे थे। और किसने स्वागत किया था? S जयशंकर। फ्रेंड्स, आपको बकवास लग रहा होगा, BPSC में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको 56, 59, 62 या 63 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इस टाइप का। जब सी जिनपिंग आए हुए थे कभी, तब ये पूछा गया था। तो आप याद रखिएगा इसको। जयपुर हवाई अड्डे पे उतरे थे। समझौता हुआ है, 9 समझौता हुआ है भारत और फ्रांस के बीच। रक्षा उत्पादन क्षेत्र में रोड मैप बनाया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत फ्रांस नवाचार वर्ष मनाने के लिए सहमति बनी है। और 2026 को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है।
अगला हम देखते हैं पासपोर्ट रैंकिंग वीज़ा 2024, ये इंडेक्स है। जारीकर्ता कौन है? हेनले पासपोर्ट द्वारा जारी किया गया है, जो ब्रिटेन में स्थित है। भारत का स्थान क्या है? 24 में 80th है। 62 देशों में ये मूव कर सकता है फ्री वीज़ा, ठीक है। 23 में 84 था, अभी क्या है? 80 है। फर्स्ट स्थान पे 6 कंट्री हैं, जापान, सिंगापुर, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, ठीक है। 6 हैं, जिसमें मात्र एक एशियाई देश जापान है। ऐसे फ्रेंड्स आपको याद करना है यूरोपीय एशियाई, क्योंकि मैंने स्टेट पीसीस में ऑप्शन ऐसे ही देखे हैं, एक भी एशियाई देश शामिल नहीं है, सारे यूरोपीय देश ही शामिल है, ऐसा ऑप्शन मैंने देखा है। इसलिए जहाँ भी ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं मैं आपको आगाह कर दे रही हूँ, ठीक है। लास्ट स्थान जो है अफ़गानिस्तान का है, 104। ये क्या है? पासपोर्ट रैंकिंग इंडेक्स है, 194 देशों में, ठीक है। ये तो मैंने फर्स्ट स्थान जिसको प्राप्त है उसके लिए मैंने लिखा है। चलिए अगला हम देख लेते हैं, नियुक्ति है ये। अब थोड़ा सा ही बचा है। नियुक्ति, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन नियुक्त हुए हैं? रणधीर जायसवाल, ठीक है। एसएसबी के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी VVI, ठीक है। न्यायाधीश SC पद की शपथ, अभी सुप्रीम कोर्ट में जो रिक्त न्यायाधीश का पद था ना, उसको ये कंप्लीट किया गया है, यानी वो भर गया है। टोटल 34 न्यायाधीश, 33 + 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ न्यायाधीश की नियुक्ति कंप्लीट है वहाँ पे। मतलब एक भी न्यायाधीश का पद रिक्त नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो 124 के 6 सब क्लॉज में आर्टिकल है ये 124, इसमें शपथ का प्रावधान है। और शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। ये हो गया। ट्राई के नए अध्यक्ष VVI स्टार मार्क, ठीक है, अनिल कुमार लोहाटी। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में, संसद द्वारा पारित एक्ट द्वारा इसका निर्माण हुआ था। अगला हम देख लेते हैं, कुछ पुस्तकें हैं, मतलब जनवरी में 2 ही पुस्तक है। एक तो इम्पोर्टेंट है वाई इंडिया मैटर्स, ठीक है, वाई इंडिया मैटर्स, ये बुक S जयशंकर ने लिखी है। फ्रेंड्स अगर आप सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपको मेंस देना है, IR के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। उसके बाद है टाइम स्पेंड डिस्टेंस ट्रैवल, ये आत्मकथा है शिवराज V पाटिल की। तो चलिए ये था हमारा। अब मैंने जो ऊपर में आपको न्यूज़ कवर कराया है ना, उसका यहाँ पे एक भी डाल दिया है, ठीक है। मैं इसको छोटा करती हूँ, देख लीजिए। ये अटल सेतु हर्बल लिंक के बारे में जो मैंने अभी पढ़ा, देख रहे हैं यहाँ पे सेवरी है और किसको? चिरले को ये अटैच कर रहा है। क्या है? प्रधानमंत्री ने 12 जनवरी 2024 को उद्घाटन किया। 6 लेन है, यहाँ लंबाई है, अनुमानित लागत है, ठीक है। दक्षिण मुंबई के सेवरी से नवी मुंबई के चिरले तक, और दिसंबर 2016 में इसका शिलान्यास हुआ था। तो ये है। फिर है जो 5 नए सदस्य ब्रिक्स में जुड़े हैं ना, ब्रिक्स अब 10 सदस्यीय समूह हुआ, उसके बारे में मैंने यहाँ लिखा। तो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का इसमें दिया हुआ है, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट में देख लें, देखिए ऐसे आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं, अगला भी मैंने डाला है, ये है आदित्य L1 के बारे में मैंने डाला है। देखिए मैंने जो इमेज बनाया था ना, यही इमेज बनाया था। सन है, अर्थ है, L1 है, L2 है, आपको दिख रहा है, L5 है, ये हमारा अर्थ है, ये यहाँ पे। और ये आपको समझाया गया है कि कैसे कैसे। ये लॉन्च व्हीकल के बारे में दिया हुआ है, PSLV C-57। तो इसको एक बार आप चाहें तो जूम करके पढ़ लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। चलिए तो ये था आज का हमारा प्रतियोगिता दर्पण, जिसमें मैंने 3-4 टॉपिक को कवर किया। क्या था? नेशनल, ठीक है, उसके बाद था आपको इंटरनेशनल, साइंस टेक, कुछ पुस्तक, कुछ नियुक्तियाँ, ठीक है। फ्रेंड्स अगर इस चैनल पे आप नए हैं और आपको अपने एग्ज़ाम के लिए मेरा ये मटेरियल आपको फ्रूटफुल लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को GK डोज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मैं इसके अधूरे अगले पार्ट के साथ, जिसमें मैं आपको कवर कराऊंगी, उसमें कवर कराऊंगी स्पोर्ट्स, ठीक है, नियुक्तियाँ, पुरस्कार, ये सब जनवरी का मैं कवर कराऊंगी, ठीक है। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, ठीक है। जय हिंद।